आवाज आ रही है बेटा? इधर आ रही है। ओके। अच्छा, हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनकी कंडीशंस, इक्वेशन। ठीक है, ये दो तरह के सवाल आ सकते हैं। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफाइन इट। और व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिफाइन इट। ठीक है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये कंप्लीट लिखना होगा आपको। और दूसरा ये है कि फर्स्ट वाला जो सवाल है बिजनेस साइकिल, वो मैंने आपको बता दिया। बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन आ सकती है। और बिजनेस साइकिल के जो है वो फेजेस भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो शॉर्ट में ही आता है। ठीक है, लॉन्ग में अगर आया तो फिर दोनों आएंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आएगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो डिमांड एंड सप्लाई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो डिमांड and supply are two fundamental concepts in economics that determine the prices of goods and services in market economy. ठीक है, हम पढ़ेंगे, डिमांड भी पढ़ेंगे और हम सप्लाई भी पढ़ेंगे। ये दोनों फंडामेंटल बुनियादी क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक के, जो कि डिटरमाइन करते हैं किस चीज को, प्राइस को, किस चीज की प्राइस, गुड्स की या सर्विसेज की, किस में, इकोनॉमी के अंदर, मार्केट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है हमारा डिमांड। तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है, LOD। LOD का मतलब है लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? तो डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्या होता है कि हम डिमांड किस चीज की करते हैं? हम डिमांड करते हैं किसी भी गुड्स की क्वांटिटी को या सर्विसेज को। ठीक है। अब कंज्यूमर कौन होता है? जो परचेज कर रहा होता है, यानी कि जो कंज्यूम कर रहा होता है, खर्च कर रहा होता है या यूज कर रहा होता है। उसकी क्या हम देखते हैं? विलिंगनेस देखते हैं। और उसकी हम क्या देखते हैं? एबिलिटी देखते हैं। क्या उसकी ख्वाहिश भी है, विलिंगनेस है, वो विल रखते हैं। और क्या वो एबिलिटी उनकी है कि वो बाय करें, किस पे? एक गिवन प्राइस पे, जो कि मार्केट से गिवन प्राइस गिवन होती है, दी जाती है, लेवल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक खास पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हम रमजान की बात करें तो रमजान में क्या होता है? रमजान में हमें जो भी गुड्स मिलते हैं उनकी एक प्राइस होती है मार्केट के अंदर। ठीक है। फ्रूट की फॉर एग्जाम्पल है, फ्रूट की एक प्राइस होती है। उस प्राइस पे वो एक स्पेसिफिक प्राइस है और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, रमजान के लिए है। अब उसमें हम देखेंगे कि कंज्यूमर जो उस चीज को बाय करेगा, क्या वो विलिंग भी है उस चीज को बाय करने के लिए। सेकेंडली, हम देखते हैं क्या वो एबिलिटी पावर है, उसके बाद इतना पैसा है, इतने पैसे हैं, कैश है, कि उस चीज को बाय करे किस टाइम पे, उसी टाइम पीरियड के अंदर। अगर वो बाय कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी क्वांटिटी डिमांड या डिमांड जो है वो बन गई। ठीक है, तो ये लॉ है एक, और इस लॉ के अंदर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। बेटा ये बात समझाएं कि समझ आ गई आपको लॉ ऑफ डिमांड? जी सर, आ गई। ठीक है। अब सेकेंडली हमें कह रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो थ्योरी होती है वो इस तरह से होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, बयान करता है, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या सेम, कांस्टेंट होती हैं। यहाँ पे आपको कांस्टेंट लिखना है या सेम लिखना है। जितनी भी चीजें होती हैं वो इक्वल होती हैं। एज द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स की, सामान की प्राइस क्या हो जाए, या सर्विसेज की इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, या क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाए, डिक्रीजेस हो जाए। तो किस वजह से होती है? अब इस ये लॉ हमें बताता है कि भाई प्राइस जब भी बढ़ेगी किसी भी चीज की तो क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर इसी तरह से प्राइसेस क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो क्वांटिटी डिमांड हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये दो रूल्स होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भाई जब आप प्राइस किसी भी चीज की बढ़ा देंगे तो लोग क्या करेंगे, परचेज कम करेंगे। तो इसका मतलब है चीजों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर प्राइस को आप कम कर देते हैं तो उस चीज की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, लोग लोग ज्यादा जो है वो परचेज करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है बेटा। तो ये लॉ है। यही लॉ हमें बताना होता है कि जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड को कम कर देते हैं। जब प्राइसेस कम हो जाती हैं तो क्वांटिटी डिमांड को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एक डिमांड कर्व आता है। डिमांड कर्व हमें क्या बताता है? डिमांड कर्व इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस
प्राइस की रिलेशन और क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी डिमांड बताता है हमें। ठीक है, अब कैसे बताएगा, पहले तो हम शेड्यूल बनाएंगे, स्केड्यूल बनाएंगे। स्केड्यूल में हम रखेंगे प्राइस किसी भी गुड्स की और क्वांटिटी डिमांड। हम लिखेंगे अगर हमारे पास 100 रुपए की प्राइस है किसी भी चीज की, अब चीज को हम स्पेसिफिक नहीं करें, किसी भी चीज की 100 रुपए प्राइस है, तो हो सकता है 10 लोग जो है इसको परचेज कर सके, डिमांड कर सके, तो क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, ये 10 लोग जो परचेज कर रहे हैं ना, इनकी विलिंगनेस भी है और इनकी एबिलिटी भी है, ये पे भी कर सकते हैं इस चीज को, 10 रुपए दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। ठीक है, 100 रुपए 10 लोग। अगर हम इनकी प्राइस कम कर देते हैं 90, हो सकता है 20 लोग उस चीज को क्या करें, परचेज करें, एबिलिटी 20 लोगों के पास हो। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि भाई 80 पे प्राइस चली गई, कम हो गई, तो इसका मतलब है 30 लोग उसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, जब आपकी प्राइसेस क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये नेगेटिव रिलेशन कहलाता है, या इनवर्स रिलेशन कहलाता है। किस चीज का, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का, प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है ये। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। ठीक है, और एक चीज कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। अच्छा, इसका ग्राफ जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे हम प्राइस रखेंगे और एक्स एक्सिस पे हम गुड्स रखेंगे, यूनिट्स रखेंगे या गुड्स रखेंगे। ये एक्स एक्सिस हम प्लॉट करेंगे और ये कर्व इस तरह से बनेगा। ठीक है, फर्स्ट पे आपके पास कितने थे, फर्स्ट के पास, फर्स्ट में आपके पास प्राइस थी 100 रुपए, तो गुड्स हमने कितने लिए, गुड्स हमने लिए हैं 10। इसी तरह से हमारी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, कम कितनी हो गई, 90 हो गई, यहाँ पे हम 90 लिखेंगे और 90 पे हमने 20 यूनिट्स लिए। और अगर 80 हो गई तो वहां पर हमने कितने यूनिट्स लिए हैं, 30 यूनिट्स लिए हैं। तो ये क्वांटिटी डिमांड का ये कर्व जो है वो क्वांटिटी डिमांड का है। ठीक है, तो यहां तक सवाल जो है वो आपका कंप्लीट होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड या डिफाइन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लिखेंगे, लॉ ऑफ डिमांड लिखेंगे और डिमांड कर्व की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद ये वाला रिलेशनशिप हम बताएंगे, किस तरह से प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। और ये वाला शेड्यूल बनाएंगे, वो आपसे पूछेगा कि शेड्यूल भी बनाएं और ग्राफ भी बनाएं। तो ये शेड्यूल बनाएंगे और उसके बाद हम ये वाला ग्राफ बनाएंगे। तो ये सवाल हमारा लॉन्ग होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसकी हम एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं कि भाई व्हेन प्राइसेस आर इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीजेस, इफ प्राइसेस 100 क्वांटिटी डिमांड इज 10, इफ प्राइसेस डिक्रीजेस 90 क्वांटिटी डिमांड इज इंक्रीजिंग 20, एंड व्हेन प्राइसेस आर 80 क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस बाय 10 या 30। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई मसला? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, क्वांटिटी डिमांड का सवाल आ जाए तो आप क्या क्या लिखेंगी, कैसे लिखेंगी? लॉ लॉ ऑफ डिमांड का अगर आ जाता है, लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करें, क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, बताएं थोड़ा। तो डिमांड होता है जिसमें कंज्यूमर के मतलब कंज्यूमर के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो ये सामान खरीद सके। दो चीजें होनी चाहिए, विलिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, दो पॉइंट्स, एबिलिटी भी होनी जी चाहिए, और विलिंगनेस भी होनी चाहिए, और एक स्पेसिफिक पीरियड पीरियड ऑफ टाइम में, और प्राइस भी एक स्पेसिफिक हो। अगर आपकी विलिंग नहीं है किसी चीज को परचेज करने की, भले आपके पास एबिलिटी है, तो क्या आप उस चीज की डिमांड करेंगी? नहीं। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपकी विलिंगनेस फुलफिल नहीं हो रही, ये वाली चीज फुलफिल नहीं हो रही, विलिंगनेस ही नहीं है, आप विलिंग ही नहीं है, तो बाय क्यों करेंगी आप? आपके पास एबिलिटी तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर विलिंगनेस आपकी हो लेकिन आपके पास बाइंग पावर या परचेजिंग पावर ना हो, तो क्या आप उस चीज की डिमांड कर सकती हैं? नहीं। नहीं। अगर दोनों चीजें हों आपके पास, आपकी विलिंगनेस भी है, आपके पास एबिलिटी टू बाय भी है, लेकिन एक प्राइस लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा का मतलब एक चीज 10 रुपए की होनी चाहिए मार्केट में लेकिन आपको 50 की मिल रही है, तो क्या आप परचेज करेंगी? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है हमें विलिंगनेस भी हमारी हो, हमें एबिलिटी भी हो, परचेजिंग पावर पैसे भी हो,
और एक स्पेसिफिक प्राइस भी जब मिलेगी मार्केट में, तब ही हम उस चीज को उसी टाइम के अंदर, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हम उस चीज की डिमांड कर सकते हैं। अदरवाइज हम कोई भी एक चीज फुलफिल नहीं हुई तो हम उस चीज की डिमांड नहीं कर सकेंगे और हम डिमांड में शामिल नहीं होंगे। ठीक है। बेटा जवाब दे दें। जी सर ठीक है। ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन आपको समझा दी। उसके बाद डिमांड कर्व। डिमांड कर्व कौन सा होता है? ये है डिमांड कर्व। ये जो हम कर्व बना रहे हैं ना, ये डिमांड कर्व कहलाता है, और इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड कर्व। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बताता है कि आपकी यहाँ पे देखें प्राइसेस 100 है, तो यूनिट्स आप कितने परचेज कर रहे हैं? 10 यूनिट परचेज कर रहे हैं। 90 प्राइस चली गई तो आप 20 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। 80 प्राइस चली गई तो आप 30 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। तो ये रिलेशन कौन सा है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो आपको और क्या बताना होगा? एक तो आपको, चले मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। सही है, 3 4 चीजें जो आपको करनी होंगी पेपर में। यहां तक तो आपको समझ आ गया कि क्या क्या करना है। ठीक है। आपने एक डिमांड की डेफिनेशन लिख ली, फिर लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखी, डिमांड कर्व की डेफिनेशन लिखी। अब आपको एक चीज बतानी होगी कि इनका रिलेशन क्या है। ठीक है। अब रिलेशन में आप सिंपल ये बताएंगे कि जब भी प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर आपने कहा कि प्राइसेस जब कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे, ये रिलेशनशिप है। इसके नीचे आपको लिखना है इट इज या इट शोज द रिलेशनशिप। इट शोज नेगेटिव रिलेशनशिप। ये क्या हमें बताता है? नेगेटिव रिलेशनशिप। किस चीज का नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने लिखी। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद क्या करेंगे आप? आपको शेड्यूल बनाना है। ठीक है। शेड्यूल कैसे बनता है, स्केड्यूल कैसे बनता है? यहाँ पे आपने प्राइस रख दी, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड रख दी। आपने कहा 10 रुपए प्राइस है, 5 लोग परचेज कर रहे हैं। 20 रुपए प्राइस चली गई तो 3 लोग परचेज कर रहे हैं। 30 की प्राइस चली गई तो 2 बंदे बाय कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपने एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ इस तरह से नेगेटिव स्लोप हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड। और यही वाली चीजें आपने इस ग्राफ में क्या कर दी? शो करवा दी। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हम? यूनिट्स रखते हैं, या किसी भी चीज का नाम लिखना चाहें तो नाम लिख लें। और यहाँ पे क्या होता है? प्राइसेस। अब फर्स्ट प्राइस हमारे पास क्या थी? 10 थी, तो हमने कहा 10 है। सेकंड प्राइस हमारे पास, सॉरी, फर्स्ट प्राइस हमारे पास 30 है, मैक्सिमम से लेना है हमें 30। फिर उसके बाद 20 आ गया, फिर 10 आ गया। तो इसी तरह से 30 पे हमने कितना परचेज किया? 2। यहाँ पे 2 गुड्स। और 20 पे हमने कितना परचेज किया? 3। और 10 पे हमने कितना परचेज किया? 5 यूनिट्स। ठीक है बेटा, ये 3 4 चीजें आपको क्या करनी होंगी? लिखनी होंगी लाजमी। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज। नहीं सर क्लियर। ठीक है। अब हम सेकंड लॉ पे आ रहे हैं। सेम है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, LOS। अब लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहेगा? सप्लाई का मतलब है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। अब डिमांड का मतलब है हम डिमांड कर रहे हैं। सप्लाई का मतलब है जो हमें सप्लाई कर रहा है, यानी कि सप्लायर या प्रोड्यूसर। अब डेफिनेशन ये है कि सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, चीजें बना रहा है। क्या वो विलिंग भी हैं, एबल भी हैं, बना भी सकते हैं और विलिंग हैं, यानी कि बनाने के लिए। एंड सेल एट अ गिवन प्राइस। ये क्या करने के लिए? सेल करने के लिए एट अ गिवन प्राइस पर, और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है। अगर आपको डिमांड की डेफिनेशन समझ आ गई है लॉ ऑफ डिमांड की, तो आपको सप्लाई की भी डेफिनेशन समझ आनी चाहिए। ठीक है। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई में अगेन फिर वही हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे, जो हमने क्वांटिटी डिमांड के अंदर लिखी थी। वर्ड्स को चेंज करेंगे। ठीक है। और उसके बाद कर्व की बात करेंगे हम। कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड द क्वांटिटी सप्लाई। इनका रिलेशन जो होता है, जब भी प्राइस आपकी बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी? क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब है ये रिलेशनशिप कौन सा है? ये पॉजिटिव रिलेशन है। इट शोज दी पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है। एक चीज बढ़ रही है, पॉजिटिव है, दूसरी चीज भी बढ़ रही है, पॉजिटिव है।
सप्लायर क्या करता है, जब प्राइस किसी भी चीज की बढ़ जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा कर देता है, क्योंकि प्रॉफिट उसका मार्जिन ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, इसका जो है शेड्यूल इस तरह से बनेगा, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई QS 10 है, तो हो सकता है वो 20 यूनिट्स दे दे। 20 रुपए प्राइस है तो वो कितने यूनिट सेल करेगा, हो सकता है वो ज्यादा यूनिट सेल करेगा, 40। 30 है प्राइस तो वो 50 यूनिट सेल करेगा। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, वाई एक्सिस पे हम प्राइस रखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स रखेंगे, और ये यूं क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई QS। अब हमें बताएं कि भाई 10 जब 30 जब हाईएस्ट प्राइस है यहाँ पे, तो यूनिट्स हम कितने सेल कर रहे हैं, इसको टच करना है कर्व को। ठीक है, 50 यूनिट्स दे रहे हैं। अगर उसकी प्राइस 20 हो रही है तो हम कितना सेल कर रहे हैं 20 पे, 20 में हम 40 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। और 10 पर हम यूनिट्स कितने सोल्ड कर रहे हैं, 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो क्या, जब जब प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइसेस कम हो रही है क्वांटिटी सप्लाई 40 हो गई, 10 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई। तो इसका मतलब है रिलेशनशिप क्या है इनका, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। किस किस का, क्वांटिटी सप्लाई का और प्राइस का। और डिमांड में क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जो हम क्वांटिटी डिमांड में सवाल को जिस तरह से लिखेंगे, उसी तरह से क्वांटिटी सप्लाई को भी लिखना है। रूल्स अलग हैं, रिलेशन अलग है, ग्राफ अलग बनेगा, शेड्यूल अलग बनेगा, डेफिनेशन अलग होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। दोनों डेफिनेशन देखिएगा, कोई मसला हो तो पूछिएगा। क्वांटिटी सप्लाई बता दें, कोई सवाल हो तो। नहीं सर, क्लियर है। तो ठीक है, एक दफा ये समझा दें लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई समझा दूं। लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन समझ आ गई थी। तो ये समझा दफा डेफिनेशन। हाँ जी, ठीक है। देखें, लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर जो चीजें बनाता है, हम चीजें परचेज करते हैं, जो बनाता है क्या वो प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग भी है, और उसकी एबिलिटी भी है कि चीजें बना सकता है, एक चीज। दूसरी, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एक गिवन प्राइस पर। ठीक है, यहां तक कोई मसला बेटा। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई हम लिखेंगे जैसे लॉ ऑफ डिमांड का लिखा था हमने। हमने कहा ये जो है वो सेम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम या कांस्टेंट, जितनी भी चीजें हैं वो कांस्टेंट होंगी एज द प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज इंक्रीजेस। प्राइसेस जब इंक्रीज होंगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। इसका वॉइस वर्सा क्या बनेगा, जब प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद हम सप्लाई कर्व की डेफिनेशन लिखेंगे। सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह से हमने कहा कि क्वांटिटी डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी सेम बात है, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड दी, वहां पे क्वांटिटी डिमांड लिखा था, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई हम लिखेंगे। फिर उसके बाद एक रिलेशन हम बताएंगे, प्राइस आपकी बढ़ जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राइसेस गिर जाती हैं, कम होती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर इसके बाद हमने एक शेड्यूल बना दिया प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का। हमने कहा प्राइस 10 रुपए है, क्वांटिटी सप्लाई आपका 20 है। प्राइस हमने कहा बढ़ गई, 20 हो गई तो 40, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से प्राइस 30 है तो क्वांटिटी सप्लाई भी हमने बढ़ा दिया, 30 है। देखें, 10 के बाद 20 पे हमने बढ़ा दी सप्लाई, 20 से 30 पे हमने और सप्लाई बढ़ा दी। तो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ेंगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से फिर इस ग्राफ में हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम क्या बनाएंगे, ग्राफ शेड्यूल बनाएंगे, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है बेटा, कोई समझ सर चीज क्लियर नहीं है। आई तो ठीक है। अच्छा, मैं ये लेक्चर्स आपको सेंड कर देता हूँ, और रिकॉर्डेड नहीं सर, लेक्चर्स आ भी। गए। ठीक है, जी। बाकी इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रिवीजन करवा दूंगा, टेस्ट लूंगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इनको समझ के। जी। ठीक है बेटा, ओके।